हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाई विनय सर। तो अभी एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है और जितने भी स्टेट बोर्ड है या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो उसके लिए आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और इस वीडियो में आपको क्लास 12th केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट से लेके लास्ट चैप्टर जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है उनके आपको शॉर्ट में पॉइंट और फॉर्मूले मिलने वाले हैं। और जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं उसके आपको फॉर्मूले, बाकी थ्योरेटिकल के आपको छोटे छोटे पॉइंट मिलने वाले हैं और जो कि हेल्पफुल होंगे। देखिए, एग्ज़ाम का टाइम है तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क सिर्फ आपके हौसलों को ही नहीं बल्कि आपके इरादों को भी मजबूत करता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा चैप्टर है। तो देखिए, यहाँ पर सॉलिड स्टेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान से इसको पढ़िए। अगर आपको नोट्स बनाने का टाइम तो है नहीं, अगर एग्ज़ाम का टाइम भी है फ़िलहाल, तो आपको इसी से आपको पढ़ना है। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है सॉलिड स्टेट में। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, कैलकुलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल कितने होंगे, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे दिया है कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम प्रेजेंट ऑन कॉर्नर, ठीक है। मतलब क्यूबिक यूनिट सेल में आपने देखा ही है, क्यूब में जो ईच कॉर्नर पे पार्टिकल होते हैं उनका शेयरिंग कितना होता है, एक पार्टिकल का 1/8 होता है, ठीक है। और अगर आपने सॉलिड स्टेट पढ़ रखा है तो ये सब पॉइंट आपके लिए याद करना इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्नर वाले पार्टिकल का शेयरिंग कितना होता है, 1/8। बाकी अगर फेस के सेंटर में पार्टिकल है तो एक पार्टिकल का शेयरिंग कितना होता है, 1/2। और अगर पार्टिकल एज के सेंटर पर तो उसका शेयरिंग कितना होता है, 1/4, ठीक है। ये सब पॉइंट क्योंकि रीजन है तो आपको लगभग पता ही होगा। और अगर पार्टिकल बॉडी के सेंटर में है तो उसका शेयरिंग कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डायग्राम से बता के समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये क्यूब हो गया, ठीक है। क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। कॉर्नर कितने होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। और बॉडी का सेंटर कितना होता है, 1 होता है। तो ये सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको पता होगा। तो पहला जो पॉइंट था कि जैसे मान लो 8 कॉर्नर है, किसी एक पार्टिकल ये कॉर्नर है तो इसका एक पार्टिकल का शेयरिंग कितना होता है, 1/2। 6 फेस है, कोई भी फेस ले, चलिए मान लीजिए हमने ये टॉप वाला फेस ले लिया। तो अगर पूछे इसका शेयरिंग कितना है एक पार्टिकल का, तो इसका 1/2 है। कॉर्नर वाले पार्टिकल का 1/8। और एज इसको बोलते हैं, ये जो होते हैं ऐसे ऐसे 12 है तो ये एज होता है। तो एज पे जो पार्टिकल उनका शेयरिंग कितना होता है, एक पार्टिकल का 1/4। एंड बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल होगा उसका शेयरिंग किसी से शेयर नहीं करेगा तो उसका 1 ही होगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए, सेकेंड यहाँ पे जो दिया, देखिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ वाइड एंड रेडियस ऑफ स्फेयर। तो इसमें भी रिलेशन पे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी में हालांकि दिया नहीं है, फिर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे पहला पॉइंट है रेडियस आर ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड, ठीक है, इसको शॉर्ट में टीवी बोलते हैं। तो आर जो है, स्मॉल आर जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ वाइड है, ठीक है। जो स्मॉल स्पेस होता है पार्टिकल की उसको वाइड बोलते हैं। और कैपिटल आर क्या है, टोटल स्फेयर का रेडियस है। तो आर इक्वल टू क्या होता है, 0.225 आर। ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हुआ टेट्राहेड्रल का। दूसरा है ऑक्टाहेड्रल का। तो ऑक्टाहेड्रल का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेडियस ऑफ वाइड इक्वल टू क्या होता है, 0.414 आर होता है। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू 0.414, ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो सेकंड यहाँ पर है रेडियस रेशियो। तो ये जो टेबल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे यहाँ पर जितने भी पॉइंट दिए सब इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। इसमें से भी शॉर्ट आपको नहीं करना है, एटलीस्ट इतने आपको सारे याद ही रखने हैं। तो रेडियस रेशियो रूल्स क्या है, जैसे रेडियस रेशियो क्या होता है, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो यहाँ पर दिया है कोऑर्डिनेशन नंबर और यहाँ पर दिया है स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसा होगा, ओके। तो देखिए, अगर रेडियस रेशियो लगभग 0.155 से 0.225 तक है तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, कितना होगा, 3, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 होगा। और शेप कैसा होगा, अगर पूछ लिया शेप कैसा होगा तो शेप कैसा होगा, ट्रायंगल
प्लेनर होगा। और अगर यहाँ पर देखिए रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 हुआ तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। और शेप कैसा होगा, यहाँ पर जर्जमेंट टेट्राहेड्रल होगा। सेकंड है, अगर आपका रेडियस रेशियो कितना 0.414 से 0.732 हुआ तो यहाँ पर कितना होगा 8 और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। ठीक है, और बाकी रेडियस रेशियो अगर 0.732 से 1 तक हुआ तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और ये अरेंजमेंट कैसा होगा, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी अरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो आपको ये रेशियो और कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी यहाँ से पूछ सकता है आपसे, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, ये हो गया तीसरा टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर देखिए, रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ वाइड्स एंड स्फेयर इन पैकिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दिया है, अगर नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होगा वो नंबर ऑफ एटम्स या फिर आयंस के बराबर होता है जैसे, और टेट्राहेड्रल वाइड जो होगा वो 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एटम होता है। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आप लोग ने एफसीसी अरेंजमेंट तो पढ़ा ही होगा। अगर पूछा जाए बताओ एफसीसी अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब अगर पूछ लिया जाए बताओ इसमें टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे, तो एफसीसी में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतना ही क्या होगा उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड। और अगर आपसे पूछे बताइए इसमें टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं, तो जितने भी नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल है उसमें क्या कर दो 2 टाइम, मतलब 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो टेट्राहेड्रल वाइड कितना हो जाएगा 8 एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए, रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस एंड एज लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है रिलेशन, तो यहाँ पर अपने क्यूब में देखो, सिंपल जो क्यूब है उसमें सिंपल एफसीसी और बीसीसी इन्हीं के बारे में अपने को ज़्यादा डिटेल में करना है। तो सिंपल में डी इक्वल टू एज लेंथ के बराबर होगा। बॉडी सेंटर अगर बात की जाए, बॉडी बीसीसी अरेंजमेंट क्या होगा, डी होगा √3/2a होगा, ये होगा। और यहाँ पे इसको अगर √3 की वैल्यू कितना होता है 1.732, इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो 0.866 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल का बीसीसी का और एफसीसी का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनता है इस रिलेशन से बनता है, एज लेंथ और रेडियस का रिलेशन। ठीक है, तो देखिए सिंपल में जो बात होती है यहाँ पर देखिए, सिंपल में रेडियस का जो रेशियो है एज लेंथ है, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं 2r = a। ठीक है, इसको ऐसे याद रखो। और बीसीसी में क्या होता है 4r = √3a। ठीक है, और एफसीसी में होता है 4r = √2a। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। बाकी ऑप्शन में जैसा दिया होगा वैसे आप यहाँ से इसको रीअरेंज कर सकते हैं। ओके, तो आपको सिंपल बीसीसी और एफसीसी में ध्यान रखना है। बीसीसी एफसीसी में कन्फ्यूज़न होता है ज़्यादा, तो इसलिए ध्यान रखना एफसीसी में 4r = √2a, ये a जो है वो रूट में नहीं है, √2a है। और बीसीसी से 4r = √3a होता है। ओके, चलिए ये भी फॉर्मूला है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल फ्रॉम इट्स एज लेंथ। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस हो तो उसमें हम किस तरह से डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो रो जो है डेंसिटी का रिलेशन, जेड क्यों है और नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होता है, एम जो है वो मोलर मास है, और ए जो होता है वो क्या है एज लेंथ है, एनओ जो है वो एवोगैड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू आपको पता होगा 6.022 × 10 के पावर कितना होता है 23 होता है। ठीक है, इसको हमेशा सेंटीमीटर में लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। एज लेंथ पिकोमीटर, नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रॉम में दिया होता है, तो उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसी बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए दिया है ना जेड नंबर ऑफ एटम है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा जेड के बारे में बताता हूँ। अगर सिंपल यूनिट सेल है जेड की वैल्यू 1 होगा, अगर बीसीसी होगा तो इसकी वैल्यू 2 होगा, और एफसीसी होगा तो इसकी वैल्यू 4 होगा। और अगर मान लीजिए सपोज यहाँ पे एचसीपी होता तो जेड की वैल्यू 6 होता। ठीक है, तो
यहाँ पर m एटॉमिक मास है, a एज लेंथ है, n एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है फॉर आयनिक कंपाउंड, तो Z जो लिखा है नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन 1 यूनिट सेल, जैसे NaCl है, 4 फॉर NaCl एंड ZnS और 1 फॉर CgL क्लोराइड। CgL क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको पता है कि इसका BCC अरेंजमेंट होता है, और BCC अरेंजमेंट टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं, 1 होता है, सॉरी 2 होता है, एक के लिए कितना होगा, 1 होगा यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो रिलेशन जैसे एज लेंथ इक्वल टू 2 इंटू क्या दिया है यहाँ पर, डिस्टेंस बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस इन केस ऑफ NaCl, ठीक है। नेक्स्ट है आयनिक एंड कोवेलेंट रेडियाई, देखो इंटर आयनिक डिस्टेंस जो होगा AB प्लस और B माइनस है, तो रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन। बॉन्ड लेंथ जो होगा कोवेलेंट रेडियाई के जैसे A है तो 2 इंटू RA हो जाएगा, और बॉन्ड लेंथ कोवेलेंट कंपाउंड है तो वो RA और RB हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पर नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसी, तो ईच आयन लाइक स्ट्रोंसियम व्हेन इंट्रोड्यूस्ड विथ NaCl क्रिएट 1 कैटायन वैकेंसी बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, 1 एस्ट्रॉन रिप्लेस 2 एनायन, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आपके इंपॉर्टेंट, बाकी यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चन है, तो हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो वो देखिए बाकी जो डिफेक्ट वाले टॉपिक हैं वो इसमें नहीं दिए हैं, शॉर्ट की फ्रैंकल डिफेक्ट, तो बाकी ये आपका क्विक रिवीजन है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज सॉल्यूशन के बारे में। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है आपको, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे परसेंटेज बाई वेट, या इसको मास बाई मास परसेंटेज भी बोल देते हैं। कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100, ठीक है। सेकंड जो फॉर्मूला है परसेंटेज बाई वेट वॉल्यूम, इसको परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, न्यूमरेटर होगा, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक सेंटीमीटर CC इंटू 100, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है परसेंटेज बाई वॉल्यूम, मतलब इसको हम परसेंटेज V बाई V भी बोल सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन CC एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन CC इंटू 100, ठीक है। तो ये आपने 9th में भी ये फॉर्मूले देखे होंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, ठीक है, CC, और इसको लीटर में लेते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब को अगर लीटर में करेंगे तो 1000 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। फिर मोल जो होता है वे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी का, नॉर्मेलिटी क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, यहाँ पर ये जो होता है वो n फैक्टर इसको बोलते हैं। कैसे निकालते हैं, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड क्या होता है, मोलैरिटी इंटू बेसिसिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एसिडिटी। बेसिसिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ H प्लस आयन जितने भी एसिड में होगा उसकी बेसिसिटी होती है, और एसिडिटी होती है नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन बेस, ठीक है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है यहाँ पर मोलैलिटी का, मोलैलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन क्या होता है, मोल ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल, और मोल कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर निकालना हो तो सॉल्वेंट का मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, और मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कोई भी अगर मोल फ्रैक्शन, जैसे मान लीजिए कई सारे कंपोनेंट है, सबका सम करोगे तो सबका क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए निकालना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एक्स एसिड नोट किया तो यहाँ से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कंपोनेंट बी का इसी तरह से निकाल सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सब्सटेंस, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला आपका ये होता है मास ऑफ कंपोनेंट ए डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10⁶, और अगर पार्ट्स पर
मिलियन यहाँ पे वॉल्यूम में होगा, वॉल्यूम दिया होगा तो वॉल्यूम ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। नेक्स्ट जो है नॉर्मेलिटी इक्वेशन होता है, नॉर्मेलिटी इक्वेशन आपका ये N1V1 इक्वल टू N2V2, ठीक है। इसी तरह से सेम आपने मोलैरिटी इक्वेशन पढ़ा होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2, ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा कंपोनेंट, जैसे क्या लिखा है देखिए इसमें, इफ़ टू नॉन रिएक्टिव सोल्यूशन ऑफ डिफरेंट नॉर्मेलिटी आर मिक्स्ड द नॉर्मेलिटी ऑफ फाइनल सोल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर हेनरी लॉ आपने सुना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। केएस जो होता है हेनरीज कांस्टेंट होता है, ठीक है। और टेम्परेचर से जो रिलेशन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस होता है, ठीक है। ये रिलेशन भी ध्यान रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है अपना यहाँ पर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल कंपोनेंट, अगर दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ आर वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, दोनों ही वोलेटाइल कंपोनेंट अगर हैं तो यहाँ से हम कैसे इसको करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए पी ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स ए इंटू पी ए नॉट, और पी बी निकलना है तो एक्स बी इंटू पी बी नॉट। पी बी नॉट जो होता है वो क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। इन सभी को अगर हम डाल्टन्स लॉ पी टोटल में करेंगे तो क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी, और यहाँ वैल्यू रखेंगे तो अपना जो फाइनल आएगा ये आपका डेरिवेशन बन जाएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर जो है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब जो सॉल्वेंट होगा वो वोलेटाइल होगा एंड जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, ओके। तो यहाँ से देखिए पी नॉट अपॉन पी एस अपॉन पी नॉट जो है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और पी एस जो है सॉल्यूशन का है। तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा, पाई इक्वल टू क्या होता है, सी आर टी। सी जो होता है वो कंसनट्रेशन एन बाई वी होता है, ठीक है। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें दो सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, पाई 1 इक्वल टू पाई 2, इसी को हम बोलते हैं क्या, आइसोटोनिक सोल्यूशन। और अगर मान लीजिए पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2 हो तो इसको हाइपरटोनिक, और जिसका कम हो उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम, ठीक है। और के बी जो होता है उसको बोलते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी यूनिट ध्यान रखिए केल्विन के जी पर मोल, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट जो M2 निकालते हैं यहाँ से इस तरह से निकाल देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। तो ये आपने पढ़ा होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके। नेक्स्ट जो यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। के एफ की भी सेम यूनिट होगी जो के बी का होगा, बाकी यहाँ से हम इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद के बी निकालने का भी फॉर्मूला आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, और के एफ का भी। नेक्स्ट जो है बेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, आई से डिनोट करते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, या कैलकुलेटेड मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व मोलर मास, ओके। तो मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है फॉर सॉल्यूट अंडर गोइंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो नेक्स्ट यहाँ पर ये आई का मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको आई का इसका जो रिलेशन है, जैसे यहाँ पर डिसोसिएशन और एसोसिएशन का केस है, तो अगर पार्टिकल का डिसोसिएशन हो रहा है तो अल्फा इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 होता है। तो इसको बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, आई इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका जो फॉर्मूला अल्फ़ा से डिनोट करते हैं क्या होता है, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये भी आप याद रखिए। और इसके अलावा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है,
इसको x से डिनोट करते हैं 1 माइनस आई और n अपॉन n माइनस 1 ये होता है। और n क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा R इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, ओम्स R जो होता है रेजिस्टेंस, V जो होता है वॉल्यूम, I जो होता है वो करंट। कंडक्टेंस क्या होता है? C से डिनोट करते हैं, वो इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस होता है और इन्वर्स पर इन्वर्स इसका यूनिट होता है। ओके, या इसको मूव से डिनोट करते हैं या फिर साइमन से इसको डिनोट करते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L बाई ए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए L जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड ए जो क्रॉस सेक्शन एरिया, जो रो होता है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। इसका फॉर्मूला यहाँ पर ये है। नेक्स्ट यहाँ स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है कप्पा इक्वल टू 1 बाई रो, और यहाँ से इसका भी यूनिट याद रखिएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होता है इसका भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा। मोलर कंडक्टेंस इसका भी फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा किस तरह से, और यूनिट भी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट यूनिट और फॉर्मूले बेस्ड यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए स्प्रेंजली सोल्यूबल सॉल्ट, जैसे ये लेस सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं तो यहाँ से भी हम इसका ये निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है डे बाय हैकेस-ऑनसेगर इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन है जहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ये है। कोलरेज लॉ क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इसको यूज करते हैं। ओके, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दीज आयंस। ठीक है, उसके बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है फैराडेज फर्स्ट लॉ। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या होता है? W इक्वल टू ZIT। ओके, जहाँ पर Z जो होता है इक्विवेलेंट वेट होता है, I जो करंट, T जो होता है वो टाइम होता है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ है। फैराडेज सेकेंड लॉ, वेट ऑफ मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस E। 1 फैराडे की वैल्यू आपको पता है 96500 कूलम होता है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो होता है एटॉमिक वेट डिवाइड बाय n इंटू 96500 होता है, और ये निकालने का फॉर्मूला है। ई सेल कैसे निकालते हैं? कैथोड माइनस एनोड। कैथोड जो वैल्यू हाईएस्ट होगा वो कैथोड, और जो लोवेस्ट होगा वो होगा एनोड। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये है नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग रिड्यूस स्टेट अपॉन ऑक्सीडाइज स्टेट। ओके, नेक्स्ट है फॉर सेल, और इस तरह का यहाँ पर ये फॉर्मूला है। यहाँ पर ये भी फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, और ये भी डेल्टा जी निकालने का फॉर्मूला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए दोनों में रिलेशन है, तो ये भी फॉर्मूला आप रखिए। उसके बाद थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, और डिफरेंट गिव्स एनर्जी से इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये रिलेशन है। ये भी pH निकालने का फॉर्मूला है। बाकी कंसंट्रेशन सेल क्या होता है? जिसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम मेटल के बने होते हैं। ओके, बाकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती, पॉजिटिव होता है, टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम होगा तो डेड बैटरी होगा। ठीक है, तो गाइज नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना फोर्थ चैप्टर है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है,
तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है फॉर रिएक्शन, जैसे मान लीजिए एक्स वाई दिया है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इस रिएक्शन के लिए आपको निकालना है तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी एक्स बाई डी टी। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आपको पता है, किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वैसे वैसे इंक्रीज होता है। ठीक है, इसलिए ये जो माइनस साइन है वो इंडिकेट करता है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको डिसअपीयरेंस बोलते हैं, और प्रोडक्ट वैसे वैसे फॉर्म होता है। ठीक है, आपने ग्राफ तो ज़रूर देखा होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो रिएक्टेंट का जैसे जैसे डिक्रीज होता है, प्रोडक्ट का वैसे वैसे बढ़ता है। ठीक है, ये ग्राफ आपने देखा होगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दिया यहाँ पर फॉर रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन है और इसका रेट लिखना हो तो रिएक्टेंट कौन कौन है, एक्स एंड वाई रिएक्टेंट है। देखिए यहाँ पर माइनस डी एक्स बाई डी टी और इक्वल टू माइनस डी वाई बाई डी टी, और जो कॉफिशेंट होता है उसको 1 में लिखते हैं। तो जेड का कॉफिशेंट कितना है, 2 है, 1/2 जेड बाई डी जेड बाई डी टी। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन दिया फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, तो डी एक्स बाई डी टी फॉरवर्ड इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एवरेज रेट कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो इसको चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, तो डी एक्स बाई डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, यहाँ पर देखिए के इक्वल टू एक्स बाई टी या फिर टी हाफ जो होता है ए बाई 2 की। ठीक है, ए मतलब यहाँ पर जो है वो क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, ए बाई 2 की। ठीक है, और जीरो ऑर्डर के लिए आपने पढ़ा ही है, के इक्वल टू क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस यहाँ से फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन यहाँ से क्या हो जाता है टी। ये जीरो ऑर्डर का आपने देखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के इक्वल टू क्या है, 2.303 अपॉन टी लॉग ए बाई ए माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम ए के प्लेस पे क्या, आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा आर नॉट, और इसको हम बोलते हैं आर टी। तो ये जो है इनिशियल कंसंट्रेशन और ये है कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिया है वेयर ए इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टी इज टाइम इंटरवल एंड एक्स इज रिएक्टेड। ठीक है, और बाकी यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिया है, टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर का आपको पता ही ये चीज़ होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ। और सेकेंड ऑर्डर के लिए जो दिया है यहाँ पर भी देखिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए ये चीज़ है के इक्वल टू 1/t एक्स बाई ए माइनस एक्स। ओके, हाफ लाइफ जो सेकेंड ऑर्डर का है, वैसे सेकेंड ऑर्डर को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी आप ये जानिए कि सेकेंड ऑर्डर के लिए वन इनिशियल कंसंट्रेशन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए थर्ड ऑर्डर का दिया है और इसका हाफ लाइफ दिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप अगर हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन से रिलेशन जानना चाह रहे हैं तो बेस्ट आप ये याद रखिए, टी हाफ इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई इनिशियल कंसंट्रेशन और पावर में n-1। जहाँ पर अगर जीरो ऑर्डर होगा तो n की वैल्यू 0 रख लीजिए, फर्स्ट ऑर्डर होता है n की वैल्यू 1 रख लीजिए, सेकेंड ऑर्डर होगा तो n की वैल्यू 2 रख लीजिए। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जनरल फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह से के की यूनिट, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने का भी होता है। ठीक है, वो मैं बता दे रहा हूँ, के का यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर। ठीक है, और 1 माइनस क्या होता है, n होता है और पर सेकेंड होता है। तो जिस ऑर्डर का आपको के की यूनिट पूछे वैसे ही n की वैल्यू रख दो और यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए जनरल एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर nth रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीटेड। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या दिया है,
यहाँ पर ये चीज़ जनरल यहाँ पर इक्वेशन दिया है यहाँ पर, ठीक है, टी हाफ का। उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लेफ्ट एंड हाफ रिएक्शन, तो ए बाई यहाँ पर कितना अमाउंट लेफ्ट होगा तो उसका भी एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन और यहाँ से 2 के पावर में n दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर अरेनियस इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, अरेनियस इक्वेशन का एक तो ये फॉर्मूला याद रखिए, k इक्वल टू ए ई के पावर में माइनस ए बाई आर टी। ये क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी होता है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसी को अगर हम दूसरे फॉर्मेट करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आपने पढ़ा ही होगा। और एल एन को लॉग में कन्वर्ट करोगे तो आपका ये जनरल इक्वेशन आएगा, ठीक है, और ये भी आएगा। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज अरेनियस इक्वेशन। तो आपको इन सभी को जानते रहना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन कौन से टर्म है, क्या दिया यहाँ पे देखिए, वेयर के रेट कांस्टेंट है, ए जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर कोलिजन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं, ई एक्टिवेशन एनर्जी, टी टेम्परेचर है इन केल्विन, आर गैस कांस्टेंट, और केवन अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे हो, ठीक है, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है। अगर डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको अरेनियस इक्वेशन यूज करना है तो ये फॉर्मूला है, लॉग K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 आर और T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ठीक है। आर की वैल्यू थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर कैलोरी में है तो 1.98 लेते हैं अगर कैलोरी में एनर्जी निकालना है, और अगर जूल में निकालना है तो आर की वैल्यू जो होती है 8.314, ठीक है, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो आर की वैल्यू आप याद रखिए। नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना सरफेस केमिस्ट्री, ठीक है, 5th चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। इसमें सबसे पहले आपको फ्रेंडलीस्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ये आपको इक्वेशन ध्यान रखना है, ठीक है, फ्रेंडलीस्ट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म ये वाला, x बाई एम इक्वल टू के पी के पावर में 1 बाई एन, और एन की वैल्यू जो होती है 0 से 1 के बीच लाइक करती है। तो p यहाँ पर क्या है, गैस के लिए है, p यहाँ पर क्या है, गैस के लिए। और अगर यहीं एक्वस सॉल्यूशन होगा तो c यहाँ पर कंसंट्रेशन हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या दिया है, x जो अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट है, x जो ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट है, c कंसंट्रेशन, और k एन एन कॉन्स्टेंट, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और इसी तरह से लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता है, ये है x बाई एम इक्वल टू ए पी और 1 प्लस बी पी। ए एंड बी जो है वो कांस्टेंट है, बाकी आपको यहाँ पे पता ही है। और लो प्रेशर पे हाई प्रेशर पे किस तरह से ये बिहेव करेगा तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये दोनों ही इक्वेशन, ठीक है। ये आपका सरफेस केमिस्ट्री हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट मेटलर्जी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको एटलीस्ट एनसीईआरटी में जो मेटल और उसके ओर होते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट किस तरह से होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस तरफ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम का दिया है कर्नेलाइट, और एल्युमिनियम का बॉक्साइट होता है, आयरन का हेमेटाइट मैग्नेटाइट होता है, कॉपर का कॉपर पायराइट CuFeS2 होता है, फार्मूले के साथ इनका नेम क्यूप्राइट भी होता है, और टिन का जो है कैसीटेराइट है SnO2, का गैलेना PbS, और सिल्वर का अर्जेंटाइट या फिर Ag2S या नेटिव सिल्वर, ये इसके कोर्स होते हैं। मेन मेथड जो है देखिए इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से अलग करते हैं, ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे एलॉय, आपने सुना होगा, एलॉय जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, मेटल्स के। तो एलॉय यहाँ पर दिया जैसे ब्रॉस का, ब्रॉन्ज का, ठीक है। वैसे इनमें से सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बेल मेटल में कॉपर टिन होता है, क्वाइन मेटल एलॉय जो होता है रेड कॉपर जिंक टिन होता है, क्वाइन एलॉय वाइट जो होता है, ठीक है। ड्यूरा प्लूमीन ये इंपॉर्टेंट है, एल्युमिनियम कॉपर मैग्नीशियम एंड Mn होता है, ठीक है। जर्मन सिल्वर इंपॉर्टेंट है, और इसमें से मैं बता दूँ कौन कौन से आपको याद ही रखनी है।
ब्रास का, ब्रॉन्ज का, बेल मेटल का, ड्यूरालुमीन का, जर्मन सिल्वर का आपको याद रखना है। इसके अलावा सोल्डर का याद रखना है और ठीक है, इतने एटलीस्ट। और एक गन मेटल का भी याद रखना है। तो गन मेटल में कॉपर, टिन एंड जिंक होता है। ओके, तो ये आपका मेटलर्जी से है। देखिए ऐसा नहीं कि ये मैं आपको शॉर्ट में क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं, सिर्फ आपको यही रखना है। शॉर्ट टाइम में अगर इसको रिवीजन करना है तो फटाफट इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना पी ब्लॉक एलिमेंट, चैप्टर नंबर 7, ग्रुप 15 to 18 आपका 12th क्लास में है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट है। देखिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पी ब्लॉक आपको पता ही है, NH2Np। और 3 से 6 ये जो है 15 से लेके 18 ग्रुप का दिया है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो 15 ग्रुप का होता है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन NH3 का होता है, देन PH3। डाउन द ग्रुप आने पर बेसिक नेचर डिक्रीज होता है, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना आसानी से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखेगा, तो उसकी बेसिक नेचर भी उतना ज़्यादा होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऑर्डर पूछ लेते, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज इन ऑर्डर, तो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा NH3 में होगा। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 15 ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपने सेंट्रल एटम के पास होगा। जितना सेंट्रल एटम के पास होगा तो वहाँ पर रिपल्सन उतना ज़्यादा होगा, तो एंगल भी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सो एसिड्स, स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोजन एसिड। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन स्टेट से भी निकाल सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। ये कॉन्सेप्ट आप किसी भी ऑक्सो एसिड में लगा दी, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगा तो वहाँ पर क्या फिर आप चेक करोगे, जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज़्यादा होंगे। ठीक है, और एसिडिक कैरेक्टर हाइड्राइड के सबसे ज़्यादा इसका है H2T, टेलुरियम हाइड्राइड। क्यों ऐसा? क्योंकि टेलुरियम का ये जो बॉन्ड लेंथ होगा वो हाई होगा, तो आसानी से ब्रेक होगा और आसानी से H+ आयन रिलीज हो जाएगा, तो इतना अच्छा एसिड होगा। नेक्स्ट जो है बॉन्ड एंगल, यहाँ पे देखिए 16 ग्रुप में बॉन्ड एंगल ऑफ हाइब्राइड सो फॉलोइंग रिएक्टिव V से होता है, तो H2O का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा है, देन H2S का, तो H2O में सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर का। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ ऑर्डर, तो रिड्यूसिंग नेचर सबसे ज़्यादा लास्ट एलिमेंट का, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा, ठीक है, डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। और ऑक्सो एसिड का आपको पता ही तरीका मैंने बता दिया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट 6। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन एसिडिक स्ट्रेंथ, बाकी ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा हुआ है। हेलोजन एसिड में एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा HI होता है बॉन्ड लेंथ के कारण, और रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी जो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है वही रिड्यूसिंग कैरेक्टर का भी आसानी से ऑर्डर है, तो बॉन्ड लेंथ पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट ऑक्सो एसिड, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर निकालेंगे तो इसका कितना आएगा +7, इसमें निकालेंगे तो कितना +5, इसमें निकालेंगे तो +3, और इसमें निकालेंगे क्लोरीन का तो +1 आएगा। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसका एसिडिक स्टेट भी उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है हाइपोहेलस एसिड, हेलिक एसिड पर होलिक एसिड भी इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ, तो इसमें आप चेक करोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट से ही आएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड आयोडीन का सबसे कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो आपको पता ही है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है यहाँ पर D&F ब्लॉक एलिमेंट, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये दिख रहा है D ब्लॉक का। मैग्नेटिक मोमेंट पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला भी याद रखिए, √n n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, वेयर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का, इनका भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर नंबर 9 है दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले इसमें लिगेंड का स्ट्रेंथ आपका ऑर्डर याद रखिए। ठीक है, लिगेंड कैन बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, किसी को स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो
स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। देखिए सबसे ज़्यादा कार्बोनाइल कंपाउंड, देन CN, देन वाटर, सॉरी नाइट्राइट आयन है NO2 माइनस, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए। बाकी हेलोजन वगैरह ये सब वीक में आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर टेट्राहेड्रल 4/9 टाइम ऑक्टाहेड्रल से है और CFSE वैल्यू निकालना हो। ठीक है, एक फार्मूला दिया -0.4x प्लस 0.65 और ऑक्टाहेड्रल, वेयर x जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइड 2 ऑर्बिटल और y जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG में कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, EAN नंबर जो निकालते हैं एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन आयन फॉर्मेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन डोनर एटम। यहाँ से हम EAN नंबर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है ऑर्गेनिक का भी आ गया चैप्टर, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन कंपाउंड। तो यहाँ से देखिए जनरल फार्मूला जो है यहाँ पर RX और 2, देखिए जनरल फार्मूला तो यह होता है CnH2n+1 और X, यहाँ पर R अल्काइल ग्रुप है, बाकी हेलोजन और रिएक्टिविटी का ऑर्डर है ये भी आप रखिए। RI के सबसे ज़्यादा RBR और RCl और RF। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ के कारण ऐसा है, बॉन्ड लेंथ जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो, क्योंकि आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और सिमिलर केस आपको यहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है, सेम अल्काइल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास होता है। रिएक्टिविटी में SN1 रिएक्शन में आपको पता ही सबसे ज़्यादा टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और SN2 में जस्ट अपोजिट होता है, प्राइमरी ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनके ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू गिव अल्काइल ग्रुप फॉलोइंग ऑर्डर। तो आयोडीन सबसे ज़्यादा, देन ब्रोमाइड, देन क्लोराइड। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर निकालना हो किसी भी कंपाउंड में, तो 2 के पावर में क्या होता है n। ठीक है, 2 के पावर में n, और n जो होता है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन होता है। ठीक है, या फिर कायरल कार्बन आप बोल सकते हो। नेक्स्ट जो है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर अगर निकालना हो तो यहाँ से फॉर्मूला एक है n नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन इज इवन। ठीक है, अगर इवन होगा तो फिर ये लगाएंगे, और टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, और अगर ऑड में होगा तो फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। ये सब क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर निकालने के फॉर्मूले हैं। जब इवन होगा तो ये फॉर्मूला, ठीक है, ये दोनों, सॉरी, जब आपको ध्यान रखना है जब इवन होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और ऑड होगा तो फिर ये फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना दैट इज़ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो सबसे पहले एल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जनरल फार्मूला क्या है CnH2n+1OH। ठीक है, तो ये मोनोहाइड्रिक, मोनो का मतलब वो एक ही OH ग्रुप उसमें प्रेजेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर देखो डाईहाइड्रिक एल्कोहल। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का जनरल फार्मूला क्या है, यहाँ पर देखिए CnH2n+2 और O2, या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ OH क्लीवेज इन, OH की ब्रेकिंग किस तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम का होगा, सबसे ज़्यादा प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्सरी। ठीक है, तो ये ऑर्डर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अगर CO बॉन्ड का ब्रेकिंग हो तो सबसे ज़्यादा टर्सरी में जल्दी होगा, देन सेकेंडरी में होगा, देन प्राइमरी में होगा। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो मिथेनॉल प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल एंड टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप तो ये ध्यान रखना है कि विक्टर मेयर टेस्ट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल के टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास प्राइमरी एल्कोहल है उसमें अगर हम विक्टर मेयर टेस्ट में जो रिएजेंट यूज करते हैं तो अगर रेड कलर का आ रहा है, ब्लड रेड कलर का, दैट मीन्स वो एल्कोहल कैसा होगा, प्राइमरी। और अगर ब्लू कलर का सोल्यूशन बन रहा है तो दैट मीन्स वो सेकेंडरी होगा। और कोई कलर में चेंज नहीं आ रहा है इसका मतलब वो
टर्सरी है। तो पहला पॉइंट आप याद रखिए कि विक्टर मेयर टेस्ट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल के डिस्टिंग्विशन के लिए यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो प्राइमरी अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराए तो यहाँ से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे पीसीसी हो गया, तो इनके प्रेजेंस में एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है और फर्दर वो ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। और अगर प्राइमरी अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, K2Cr2O7 या फिर क्रोमिक एसिड में करेंगे तो डायरेक्टली वो सेम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। ठीक है, और अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वहाँ से कीटोन बनेगा, देन एसिड बनेगा। ठीक है, तो अगर कीटोन जो बनेगा वो सेम नंबर कार्बन का, एसिड जो बनेगा लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है अगर टर्सरी अल्कोहल हुआ तो टर्सरी से कीटोन और यहाँ से एसिड बनेगा। लुकास रिएजेंट जो होता है वो भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल के लिए टेस्ट के लिए यूज होता है। तो लुकास में जो लुकास रिएजेंट होता है HCl ZnCl2 होता है। ठीक है, प्राइमरी अगर अल्कोहल हुआ तो प्राइमरी अल्कोहल में नो कलर, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो क्लाउडनेस इन 5 मिनट, मतलब ऑयली अपीयरेंस 5 मिनट में आ जाएगा। अगर टर्सरी अल्कोहल हुआ तो तुरंत वहाँ पर ऑयली अपीयरेंस या फिर क्लाउडनेस इमीडिएटली तुरंत आएगा। ओके, नेक्स्ट है नेचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल। देखिए एब्सोल्यूट अल्कोहल क्या होता है, 100% इथेनॉल को एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, ये जस्ट छोटे छोटे पॉइंट है। एब्सोल्यूट अल्कोहल मतलब 100% इथेनॉल को। रेक्टिफाइड स्प्रिट जो होता है 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर को बोलते हैं रेक्टिफाइड स्प्रिट। डी नेचर्ड स्प्रिट क्या होता है, 95% इथेनॉल और प्लस 5% मिथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है मिथाइलेटेड स्प्रिट, इसमें 90% इथेनॉल, 9% मिथेनॉल एंड 1% पॉइजनस सब्सटेंस होता है। और पावर अल्कोहल क्या होता है, 80% पेट्रोल, 20% एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो है देखिए टेबल दिया है, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ डिफरेंट रिएजेंट। कन्वर्जन है कि अगर आपके पास एल्डिहाइड है तो उतने ही कार्बन का वो प्राइमरी अल्कोहल देगा। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या ईथर के साथ सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्रोजन मेटल एंड किसमें डाई बोरेन के साथ ही हो जाए कन्वर्जन हो जाएगा। और अगर ये कीटोन है तो कीटोन को क्या सेकेंडरी अल्कोहल में होगा, तो ये रिएजेंट है सबके साथ रिएक्शन देगा। कार्बोक्सिलिक को अल्कोहल में एरो बनाए, इसका मतलब ये रिएक्शन देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा और ये दे देगा। तो इसका मतलब स्टेबल का है, जिसमें टिक लगा है इसका मतलब वो इसके साथ कन्वर्जन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है ईथर के बारे में। ईथर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 2 अल्काइल ग्रुप आर अटैच टू ऑक्सीजन एटम एंड जनरल फार्मूला आपका ये होता है। ठीक है, ईथर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम ईथर आर कॉल्ड एल्कोक्सी हाइड्रोकार्बन। ओके, नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड आर कंपाउंड ऑफ जनरल फार्मूला RCHO होता है, कीटोन जो होता है RCOR होता है। आर में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर IUPAC नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिराइव फॉर्म, ओइक एसिड आपको पता ही है। तो इसमें कुछ कॉमन है, जैसे ये है ऑक्सिलिक एसिड, IUPAC नेम क्या होगा, इथेन डाइओइक एसिड। ये है मेलोनिक एसिड, इसको प्रोपेन डाइओइक एसिड। और ये है सक्सिनिक एसिड, इसको ब्यूटेन डाइओइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें से एटलीस्ट ये ऑक्सिलिक एसिड आप याद रखिए और एडिपिक एसिड याद रखिए और सीबेसिक एसिड याद रखिए। ठीक है, दैट और मेलोनिक और सक्सिनिक, एटलीस्ट इनको तो आप याद ही रखिए, इनका जनरल फार्मूला और कॉमन नेम। कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, जैसे नेम है उर्ज रिएक्शन। तो 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड रिएजेंट एंड अदर कंडीशन जो है मेटेलिक सोडियम डाई ईथर होता है और एल्केन यहाँ से बनाता है। फ्राइडल क्रॉस रिएक्शन में बेंजीन को RX या फिर ROCl के साथ कराते हैं, एनहाइड्रस LCl3 होता है, अल्काइल बेंजीन या फिर असाइल बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट है कोलब्रेज इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें सोडियम और फिर पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, यहाँ से एल्केन एल्किन और अल्काइन का फॉर्मेशन होता है। विलियमसन सिंथेसिस, इससे हम ईथर बनाते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। इसमें अल्काइल हैलाइड को मेटल अल्कोक्साइड के साथ करा हीट करते हैं।
क्लेमेंसन रिडक्शन में हम हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन रिड्यूस होता है हाइड्रोकार्बन में। इसमें रिएजेंट जो होता है जिंक अमलगम एंड कंसनट्रेटेड HCl। रोजनमोंड रिडक्शन, देखिए ये सब जो है नेम रिएक्शन है, क्लेमेंसन, रोजनमोंड, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, ट्राइक्सनोको रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, बेंजोइक कंडेंसेशन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, और कोलवेज स्मिथ रिएक्शन। ये बहुत नेम रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है और भी रिएक्शन है, राइमर टाइमर रिएक्शन, हाफ एंड ब्रोमाइड रिएक्शन, कार्बाइलमाइन रिएक्शन, डाइजोस्टिजेशन, सैंडवेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें देखिए ये मटेरियल है और इनके प्रेजेंस में हो रहा है और क्या चीज़ फॉर्म हो रहा है, तो ये सब के सब आप नेम रिएक्शन याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जितने भी हैं लगभग 19 हैं, तो इन सभी को बहुत अच्छे से आप याद रखिए, रिएजेंट क्या फॉर्मेशन होता है, स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है, ओके। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना यहाँ पर अमाइन, ठीक है, ठीक है, 13 जो चैप्टर है वो है अमाइंस, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला एलिफेटिक अमाइन कॉल्ड अल्काइल अमाइन इन विच ई ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय अमाइन, ठीक है, इस तरह से करते हैं। और नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप यहाँ है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी, अगर मिथाइल ग्रुप हो तो देखिए ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, देन अमाइन होता है। और अगर इथाइल सब्सटीट्यूटेड अमाइन है, सेकेंडरी, प्राइमरी, अमोनिया, देन टर्सरी अमाइन होता है, ठीक है। और अगर यहाँ प्रोपाइल सब्सटीट्यूटेड होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी। तो ये एक ऑर्डर है और ये ऑर्डर आप याद रखिए, खासकर मिथाइल का और इथाइल सब्सटीट्यूटेड का, ठीक है। यहाँ पर ये टर्सरी पहले आएगा एंड अमाइन बाद में आएगा, थोड़ा गलत दिया है। उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये इसका जनरल फार्मूला AR क्या होता है, ये बेंजीन होता है, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड। और X यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर है बायोमोलिक्यूल, ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में तो पहला पॉइंट है नेम कार्बोहाइड्रेट वाज रिटन अर्लियर स्टडी ऑफ दिस कंपाउंड लेड टू बीइंग क्लासिफाइड हाइड्रेटेड। तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला CxH2OI है, ठीक है। और लगभग 20 एमिनो एसिड वाज टेकन अप टू बायोप्रोटीन आउट ऑफ 10 एमिनो एसिड नॉन इसेंशियल सिंथेसाइड इन ऑर्बिट। नॉन इसेंशियल क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड होते हैं, और एसेंशियल जो होते हैं जो बॉडी में हम फूड के थ्रू लेते हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे ग्लाइसिन, एलेनाइन, ठीक है, लाइसिन और ग्लूटोनिक एसिड, इनका सिंबल और ये किस तरह से एसिड है ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एसेंशियल एमिनो एसिड में जैसे बेस, शुगर, न्यूक्लियोसाइड होता है, तो आपसे पूछ सकता है न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, बेस और शुगर होता है। और न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट होते हैं, ठीक है, ये कई बार पूछा हुआ है। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से पार्ट होते हैं, बेस एंड शुगर न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट भी ऐड हो जाता है। RNA में राइबोज, यूरेसिल एंड न्यूक्लियोसाइड होता है, और DNA में थाइमाइन एंड न्यूक्लियोसाइड होता है, और डेक्सीराइबोज, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ सब कॉमन एंजाइम दिया है, ठीक है, जैसे एंजाइम अमाइलोज रिएक्शन इन विच कैटेलाइज स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज को 2 मोल ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। लैक्टोज जो होता है लैक्टोज को ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। इन्वर्टेज जो एंजाइम है, तो ये सभी एंजाइम इम्पॉर्टेंट है और किसको कन्वर्ट कर रहा है, कौन सा एंजाइम, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पर नेक्स्ट जो चैप्टर है सेकेंड लास्ट चैप्टर, दैट इज़ पॉलीमर, ठीक है। तो पॉलीमर में सबसे पहले इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला है इसका, ठीक है। हालांकि ये NCERT में दिया नहीं है, तो आपको बस थोड़ा सा एक नज़र देख लेना है इसमें। और एवरेज मॉलिक्यूलर मास और इसके जितने भी जैसे PDI जो होता है पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स होता है PDI, ठीक है। तो ये क्या है, वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपॉन नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इसमें देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन में पॉलीमर्स आते हैं, किस पॉलीमर किस तरह से मोनोमर्स हैं, ओके। नेक्स्ट है और लास्ट चैप्टर जो अपना है दैट इज़ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ,
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर टी आई है, थेरेपेटिक इंडेक्स, तो MTD और अपॉन MCD, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो है नहीं। नेक्स्ट है जैसे एसीटोन, कुछ कॉस्मेटिक से एसीटोन कहाँ पर यूज होता है, इनेमल रिमूवर में यूज होते हैं। बेंजल्डिहाइड कहाँ पर यूज होता है, बेंजाइल एसीटेट, बेंजाइल एल्कोहल, कैम्फर, ये सब कहाँ पर यूज होते हैं। टॉल्यूइन, बेंजोइक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्विनोन, मॉइस्चराइजर क्रीम में, इस सब में यूज होते हैं। नेक्स्ट है इस तरह से कंपाउंड, ये सब कहाँ पे यूज होते हैं। तो मैंने टोटल 16 चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस किया शॉर्ट में, ठीक है। शॉर्ट में इसको रिवीजन करना हो तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक